तो खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज शाम 5:30 बजे लखनऊ के मार्स हॉल के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में श्री सुनील अंबेकर की पुस्तक का विमोचन करते नजर आएंगे, जिसके बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों को संबोधित भी कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि आज सीएम ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी किया है। अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर रखे जाने वाले इस एयरपोर्ट के ATR 72 के सेवा को संचालन करने और उसके लिए 250 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और केंद्रीय नागर विमानन के मंत्री श्री हरदीप पुरी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने राज्य सरकार के इस प्रस्ताव को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने का कार्य किया है। वृंदावन कुंभ बैठक में कुल 4 शाही स्नान किए जाएंगे। पहला विशेष शाही स्नान 27 फरवरी को है, वहीं आखिरी और पूर्णाहुति शाही स्नान 25 मार्च को होगा, जिसके बाद हरिद्वार में महाकुंभ शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर संतों के साथ व्यवस्थाओं पर जिला प्रशासन ने मंथन किया। आपको बता दें कि इस दौरान संतों ने शिविरों में शौचालयों की गुणवत्ता ठीक नहीं होने, अखाड़ों में पानी के कनेक्शन न होने पर गंभीर चिंता भी व्यक्त करी है, जिस पर डीएम ने जल निगम के कर्मचारियों की जमकर क्लास तक लगा दी। इस दौरान अपर नगर आयुक्त AK तिवारी ने शौचालयों की समस्या न आने का आश्वासन। उन्होंने कहा कि अब समस्या इस तरीके की नहीं आएगी। इसके अलावा शाही सवारी के लिए श्री बांके बिहारी मार्ग खोलने की मांग भी संतों ने उठाई है। तो आपको बता दें कि कल का दिन बेहद खास है, न सिर्फ मथुरा के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए भी, क्योंकि कल से शाही स्नान की शुरुआत हो जाएगी। पहले शाही स्नान को लेकर प्रशासन द्वारा सारी तैयारी कर ली गई है। यहाँ मैं आपको दिखा दूं कि वृंदावन में यमुना घाट पर यह वह स्थान है जहाँ पर कल साधुओं और तीनों अन्य अखाड़ों के साथ साथ खालसाओं द्वारा शाही स्नान किया जाएगा, जहाँ इस घाट को पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। पुलिस प्रशासन द्वारा मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आम लोगों के लिए चेतावनी जारी कर दी गई है कि वह आज इस पर कोई भी स्नान ना करें, क्योंकि कल यहाँ इस घाट पर शाही स्नान होने वाला है, जिसके लिए सभी खालसा और तीनों ही अन्य अखाड़ों के साथ साथ जो 4 संप्रदाय हैं उनके महंत और संत इस घाट पर स्नान करेंगे और यहीं से कल भगवान कृष्ण की धाम वृंदावन में कुंभ का पहला स्नान होगा। इसके साथ साथ ही प्रशासन द्वारा यहाँ पर कई विभागों के तैनात किया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर अगर देखा जाए तो पुलिस भी तैनात कर गई है। पुलिस की यहाँ पे एक चौकी बनाई गई है और मथुरा ही नहीं आसपास के कई अन्य जिलों से भी यहाँ पे पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है, जो कि यहाँ पर कल की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेगा। यह शाही स्नान से पहले जो शाही सवारी है वह वृंदावन के बिहारी जी से लेकर और धूमधाम से वृंदावन में होते हुए अपने सारे अखाड़ों के साथ यहाँ इस घाट पर पहुँचेगी। यहाँ पर कल बांके बिहारी के इस धाम में शाही स्नान होगा, उसको पूरी तरह से भव्य और दिव्य बनाने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियों को पुख्ता कर लिया है। सुरेश सैनी, जनता टीवी, मथुरा। तो सुरेश सैनी हमारे संवाददाता मथुरा से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुरेश, आपको तमाम ताजा अपडेट देंगे। दिव्य कुंभ का आरंभ हो चुका है, बहुत पहले मुख्यमंत्री ने कर दिया था यह आरंभ सुरेश, और आपने अभी कुछ देर पहले जो तमाम तस्वीरें हैं वो भी दिखाई तमाम दर्शकों को। लेकिन हम ये समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि कल शाही स्नान है तो उसको लेकर के जो तमाम मांगे हैं संतों की, उसको लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, साथ में सुरक्षा के इंतजाम कैसे हैं? मैं आपको बता दूं, प्रशासन ने पूरे सुरक्षा इंतजाम किए हैं और उसको लेकर के प्रशासन सभी लोगों के साथ, सभी विभागों के साथ कई दिन से मीटिंग कर रहा है कि इस शाही स्नान में किसी भी तरह की कोई कोर कसर ना हो। चूंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस कुंभ की जो इसकी कुंभ पूर्व जो बैठक है, इसके पहले शाही स्नान को भव्य और दिव्य बनाना चाहते हैं। चूंकि यहाँ इसी को लेकर मुख्यमंत्री कुंभ के शुरू होने से पहले ही यहाँ पर आए थे और उन्होंने सारी व्यवस्था का जायजा लिया था और यहाँ पे संतों के साथ बैठक की थी। वहीं कुंभ की शुरुआत को लेकर के उन्होंने यहाँ के स्थानीय जो अधिकारी हैं उनको भी दिशा निर्देश दिए थे। इसी को लेकर के चूंकि कल पहला शाही स्नान है और यहाँ पर कल सभी अखाड़ों के संत महंतों के साथ साथ जितने भी खालसा हैं और जो स्थानीय साधु हैं या बाहर के दर्शक हैं, वह सब यहाँ कल भव्य रूप से इस पहले शाही स्नान में भाग लेने वाले हैं, जिसके लिए कल सुबह से ही 7 बजे से यह स्नान शुरू हो जाएगा
और सभी अखाड़ों के अपने अपने झंडे और अपने अपने संत महंतों के साथ भगवान हनुमान जी के पताका को लेकर शाही स्नान में पहुंचेंगे, जहां पे वे पहले अपने पूर्वजों और अपने सभी देवताओं को स्नान कराएंगे। उसके बाद जितने भी अखाड़े हैं वह उनके महंत जी स्नान करेंगे और फिर उनके भक्त स्नान करेंगे। बिल्कुल। सुरेश, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि शाही स्नान कल से शुरू हो रहा है और इसकी जो तैयारी है वो मुकम्मल कर ली गई है, लेकिन हम जानना चाहेंगे आपसे कि सुरक्षा के किस तरीके से इंतजाम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं हर साल जब भी ये स्नान होता है तो भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति यहाँ पर होती है और इस बार स्पेशल भी है जी, अमित, क्योंकि कोविड का पीरियड चल रहा है और तमाम तरह की गाइडलाइंस भी सूबे में जारी हो चुकी हैं। बिल्कुल। तो गाइडलाइन, चूंकि कोविड की गाइडलाइन को देखते हुए जिला प्रशासन ने पहले ही निर्देश दिए थे कि जो भी लोग यहाँ आएंगे वह ज्यादातर अपनी कोविड की जांच करा करके आए, लेकिन फिर भी चूंकि भीड़ और जो है भक्त बहुत सारे इस कुंभ में आने वाले हैं, यमुना जी के पर स्नान करने वाले हैं, तो उसको लेकर के चेतावनी दी गई है। और वहीं सुरक्षा की अगर हम बात करें तो सुरक्षा के लिए मथुरा प्रशासन ने जगह जगह पे जो है चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की है। उसके साथ ही पूरे कुंभ स्थल में सीसीटीवी कैमरे और टावर लगा के पुलिस की तैनाती की गई है, ताकि उनकी निगरानी में यह पहला स्नान हो और उसके साथ साथ कुंभ का पूरा जो कार्यक्रम है वो भव्य और दिव्य तरीके से पूर्ण हो। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर हैं। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आपको बता दें कि गैस के दामों में हुए बढ़ोतरी को लेकर कहा कि सर्दी के कारण गैस के दाम बढ़े हुए हैं, जैसे जैसे मौसम बदलेगा दाम कम हो जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है, जैसे जैसे सर्दियां कम होंगी गैस का दाम भी घटेगा। वहीं पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी को लेकर भी पूछे गए सवाल को लेकर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया इस पर। आपको बता दें कि इस दौरान वो काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और अपने वाराणसी दौरे के दौरान शनिवार को रविदास जयंती के आयोजन में भी शामिल होने के लिए सीर गोवर्धन भी जाएंगे। इन दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम प्राइस की बढ़ने के कारण कंज्यूमर्स के ऊपर थोड़ा उसकी प्रभाव आई है। जैसे जैसे जाड़े की दिन आगे जाएगा, विंटर्स घटेगा, तब ये दाम थोड़ा धीरे धीरे घटेगा। ये तो अंतर्राष्ट्रीय मामला है। अभी डिमांड ज़्यादा होने के कारण थोड़ा प्राइस बढ़ी है, जाड़े में ऐसा होती है, थोड़ा घटेगा। संत रविदास की 644वीं जयंती समारोह में शामिल होने के लिए भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर वाराणसी पहुंचे। वाराणसी में चंद्रशेखर ने योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। इसके साथ ही राहुल गांधी के उत्तर दक्षिण वाले बयान के सवाल पर उन्होंने कहा कि कौन है राहुल गांधी, ये कहकर उन्होंने सबको चौंका दिया। आपको बता दें कि चंद्रशेखर ने कहा कि पूरा उत्तर प्रदेश दलितों के लिए जंगल प्रदेश बन गया है। प्रदेश में राज दलितों की हत्याएं और बलात्कार होते हैं और सरकार कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति करती है। चंद्रशेखर ने आगे कहा कि प्रदेश में दलितों पर बढ़ते उत्पीड़न को देखते हुए अपने अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं जो इनकी मदद करें। तो वहीं उन्होंने कहा कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझा देंगे। इस दौरान मायावती पर भी उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बुआ अब आराम करें, भतीजे काम करेंगे। यूपी दलितों के लिए जंगल प्रदेश बन गया है। दलित सुरक्षित नहीं है, रोज हत्याएं होती है, बलात्कार होते हैं और सरकार कार्रवाई के नाम पे खाना पूर्ति करती है। देखिए बुआ जी अब आराम कर रही है क्योंकि भतीजे सब लोग काम कर रहे हैं और शांति रखें। हम क्रांति करने के लिए हम लोग हैं और ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं हम लोग। कौन है राहुल गांधी? आप ये सवाल कांग्रेस के नेताओं से पूछें। मैं कांग्रेस का नेता नहीं हूँ, मैं आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। तो वही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2022 में प्रस्तावित विधानसभा चुनावों को लेकर एक मिशन के तौर पर कांग्रेस चल रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 3 दिवसीय दौरे पर हैं। पूर्वांचल के दौरे पर हैं अखिलेश यादव जौनपुर के बाद अब मिर्जापुर का दौरा कर रहे हैं। यहां पर कई कार्यक्रमों में शिरकत करी। 2022 में 22 साइकिल चलाने के लिए अभियान को धार देने के लिए वो लगातार मिर्जापुर का दौरा कर रहे हैं, पूर्वांचल का दौरा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव जौनपुर से मिर्जापुर पहुंचे हैं, जहां वो जनता से रूबरू भी हुए। आपको बता दें कि 25 फरवरी को मिर्जापुर में मंडलीय समाजवादी कार्यकर्ता ट्रेनिंग शिविर कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, जो कि 27 फरवरी तक चलने वाली है। इस शिविर में 12 विधानसभा क्षेत्रों से 1200 के करीब कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं, जिसमें अखिलेश यादव भी शामिल हुए हैं।
अखिलेश यादव इसके बाद वाराणसी पहुंचेंगे, संत रविदास जयंती में शामिल होंगे। इसके लिए वो गोवर्धन मंदिर भी जाएंगे। विधानसभा चुनाव से पहले वोटरों को लुभाने के लिए राजनीतिक पार्टियां मंदिर का सहारा ले रही हैं और इसी के तहत सपा मुखिया अखिलेश यादव और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 27 फरवरी को वाराणसी दौरे पर हैं। दोनों नेता वाराणसी के सीर गोवर्धन स्थित संत रविदास के मंदिर पहुंच पूजा अर्चना करेंगे। सपा कार्यालय से जारी प्रोटोकॉल के मुताबिक सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव करीब 1 घंटा 15 मिनट मंदिर में बिताएंगे। सुबह करीब 11 बजे अखिलेश यादव रविदास मंदिर पहुंचेंगे। मंदिर में दर्शन पूजन के बाद वो लंगर का प्रसाद भी लेंगे। कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय के मुताबिक प्रियंका गांधी करीब 2 घंटे मंदिर में बिताएंगी। इस दौरान मंदिर में दर्शन पूजा के अलावा वो रैनदासियों से बातचीत भी करेंगी। आपको बता दें, रैदासियों से बातचीत करती प्रियंका गांधी नजर आएंगी। और आपको बता दें, इस समय जो है अमित, बनारस जो है वो सियासत का गढ़ बना हुआ। धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे हुए हैं, सपा प्रमुख पहुंचे हुए हैं, प्रियंका गांधी पहुंची हुई हैं। चलिए, धर्मेंद्र हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, धर्मेंद्र चौबे वाराणसी से। धर्मेंद्र, आपसे समझेंगे, जानेंगे कि किस तरीके से सियासी अखाड़े में तब्दील हो गया है बनारस इस समय। कल 644वीं जयंती नहीं है, इसको कुश्ती कह सकते हैं। और फिर क्योंकि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होना है और 2022 मिशन भी है उसके साथ साथ, तो कहीं न कहीं रविदास मंदिर एक ऐसा सेंटर है जो दलित समुदाय को सीधे साधने की कोशिश की जाती है और उसको लेके सारी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक देती हैं और रविदास मंदिर के माध्यम से संदेश दलितों में देना चाहती हैं कि उनके हितकारी हम हैं। तो कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू, बिल्कुल बहुत बड़ा विषय है ये, क्योंकि देखिए किस तरीके से अमित, वहां पर भीम आर्मी के जो प्रमुख हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। चंद्रशेखर आजाद, जिनको रावण कहा जाता है, चंद्रशेखर आजाद रावण वहां पर पहुंचे हुए हैं। साथ में धर्मेंद्र प्रधान भी पहुंचे हुए हैं, सपा प्रमुख भी पहुंचे हैं, प्रियंका गांधी पहुंच रही हैं और तमाम लोगों का, राजनीतिक हस्तियों का जमावड़ा बनारस इस समय बनारस में लगा हुआ है। तो इसको देखते हुए जिस तरीके से राजनीतिक अखाड़े में तब्दील हो गया है बनारस, ये प्रमुख बात है। साथ में आपको बता दें कि संत रविदास के माध्यम से जो है दलितों को साधने की जो कोशिश है तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से, वो भी नजर आ रही है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं क्योंकि काशी यानी ये वाराणसी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है और यही वजह है कि तमाम जो राजनीतिक विरोधी हैं उनके वो इसमें सेंध लगाने की भी एक कोशिश करते नजर आ रहे हैं। ठीक है धर्मेंद्र, आप हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, अपनी बात आप पूरी कर लें। मैं बताना चाहूंगा, रविदास मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहाँ से उत्तर प्रदेश नहीं, वाराणसी नहीं, पूर्वांचल नहीं, पूरे भारत को साधने की कोशिश की जाती है। तो जितने राजनीतिक दल हैं, चाहे कांग्रेस की बात करी जाए, चाहे बीजेपी की बात की जाए, चाहे सपा की बात की जाए, तो जातिगत वोटों को साधने का लगातार ये लोग प्रयास करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव और 2022 मिशन जो है उसको साधने का पूरा प्रयास किया जाएगा, क्योंकि सारे मंत्रिमंडल बिल्कुल और कौन कितना साथ पाता है ये वक्त बताने वाला है। धर्मेंद्र, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में दोबारा से कोरोना संक्रमण तेजी से फैलने के बाद यूपी भी अलर्ट मोड पर है, यानी कि कोरोना रिटर्न और यूपी अलर्ट। यहां दोबारा कोरोना संक्रमण बढ़ने से रोकने के लिए फिर से सख्ती दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने कोरोना को लेकर के ढिलाई बिल्कुल भी ना बरतने की हिदायत दी है। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि जैसे ही मार्च 2020 में संक्रमण फैलने पर बचाव के उपाय और सख्ती की जा रही थी, वैसे ही कठोर कदम फिर से उठाए जाएं। वहीं दूसरे राज्यों से आ रहे लोगों को 14 दिन क्वारंटीन करने के नियम का सख्ती से पालन कराया जाएगा। मोहल्ला और ग्राम निगरानी कमेटियों को फिर से अलर्ट कर दिया गया है। वो बाहर से आने वालों की रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को देंगे। तो अनूप हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, लाइव जुड़े हैं अनूप लखनऊ से हमारे साथ में। अनूप, समय का अभाव है, जल्दी से आप बता दें कि कोरोना को लेकर के किस तरीके की तैयारियां नजर आ रही हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों पहले लामाटीनियर में भी जो बॉयज कॉलेज है वहां पर भी कुछ बच्चे जो है वो कोरोना प्रभावित नजर आए। उसके बाद हालांकि उसके पहले ही जिस तरीके से पड़ोसी राज्यों में स्ट्रेन बढ़ रहा था, उसको देखते हुए गाइडलाइंस तो पहले ही जारी हो चुकी हैं, अब आगे क्या?
देखिए पूजा, उत्तर प्रदेश में सतर्कता बढ़ती जा रही है। जो बाहर से आने वाले लोग हैं, चाहे केरल की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, उनके जो यात्री हैं, चाहे हवाई अड्डे पर उनके निगरानी रखी जा रही है। वहां पर क्वारंटाइन, अगर वहां पर जांच होने के बाद पॉजिटिव मिलता है तो 14 दिन के लिए क्वारंटीन की व्यवस्था की गई है। अगर निगेटिव मिलती है उसके लिए भी करीब 7 दिन तक क्वारंटीन रहना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा जिस तरीके से व्यवस्था की गई है परिवहन विभाग से या फिर रेलवे की, क्योंकि उनसे भी कहीं न कहीं लिस्ट स्वास्थ्य विभाग ने मांगा है कि जो व्यक्ति केरल या फिर ऐसे राज्यों से आते हैं उनकी लिस्टिंग प्रोवाइड कराए, जिससे जिला प्रशासन से संपर्क किया जाए और उनको क्वारंटीन की व्यवस्था की जाए। सतर्कता बहुत जरूरी है पूजा, क्योंकि जिस तरीके से चाहे प्लेन की बात करें या फिर बसों की बात करें, क्योंकि उस समय जो यात्री होते हैं वो एक पास बैठे होते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन ऐसे यात्रियों पर निगरानी रखी जाएगी। बाकी की यात्रियों पर निगरानी रखने की जरूरत है, क्योंकि अगर कोरोना से जिस तरीके से पहले फैला शुरुआती दौर की बात करें तो थोड़ी सी लापरवाही पूरे देश के लिए बहुत भारी पड़ चुकी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि किसी प्रकार की गलती न होने पावे। स्वास्थ्य विभाग को चेतावनी दी गई, साथ ही साथ जो छोटे वोट विभाग हैं, चाहे नगर निगम की बात करें, सिंचाई विभाग की बात करें, ये तमाम ऐसे विभाग हैं जिनको लेकर। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ। जनता टीवी की भी आपसे यही अपील है कि अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, साथ में बचाव जरूर कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क बेहद जरूरी है। नमस्कार।